हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, देखिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं जिनके बिहाफ पर हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था ग्रोथ, ठीक है, और ग्रोथ में बोला था कि अगर हम लोगों की बॉडी का मास इंक्रीज हो या बॉडी सेल का नंबर इंक्रीज हो तो दोनों कंडीशन में हम लोग क्या बोलते थे कि ऑर्गेनिज्म क्या शो कर रहा, ग्रोथ, ठीक है। लेकिन हमने ये भी देखा था कि कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी थे जो ग्रोथ को शो कर रहे थे, ठीक है। तो हमने ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर बोला था कि नहीं बोला था, मीन्स ग्रोथ के बिहाफ पर हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग को आइडेंटिफाई कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, है ना। तो हम लोग ग्रोथ के बिहाफ पर लिविंग और नॉन लिविंग को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से ग्रोथ को हमने बोल दिया था कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग्स, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन को, और रिप्रोडक्शन में भी देखा था कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते है ना जो रिप्रोडक्शन वगैरह को शो नहीं करते, तो रिप्रोडक्शन भी लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं था। अब इसमें हम लोग देखिए कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे जिसके बिहाफ पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग इनके बिहाफ पर लिविंग को नॉन लिविंग से आइडेंटिफाई कर सकते कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोगों का तीसरे नंबर का जो बोला था वो क्या है, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म हम लोग पढ़ने से पहले देखिए हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे सभी किससे बने होते, केमिकल से, है ना। अब वो केमिकल स्मॉल साइज के भी हो सकते, बिग साइज के भी हो सकते, है ना, और उनका फंक्शन वगैरह भी क्या है, अलग हो सकता, ठीक है। तो इसमें देखो तो मेटाबॉलिज्म में क्या लगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, दीज केमिकल्स आर स्मॉल। अब ये जो केमिकल्स हैं वो कैसे हो सकते, स्मॉल हो सकते, मींस जैसे हम लोग बात करें ग्लूकोज की, है ना, और कैसे हो सकते हैं बिग, बिग मींस जैसे हमने बोल दिया कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, प्रोटीन्स हो गए, ठीक, ये सब क्या है, केमिकल ही तो है, और इन्हीं सबसे मिलकर के क्या बना हम लोगों की बॉडी, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे सभी किससे बने रहेंगे, केमिकल से। अब वो केमिकल स्मॉल हो सकते, बिग हो सकते, ठीक है, और उनका जो क्लास है बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस। वेरियस क्लासेस कहने का मतलब है कि कुछ को हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल बोल देते या पॉलीमर बोल देंगे, और कुछ को हम लोग बोलते मोनोमर या माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक, और उनका साइज वगैरह भी हम लोग बोले मैक्रो माइक्रो बोल देंगे, और उनका फंक्शन क्या होगा, सबका अलग अलग होगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट की हम लोग बात करें, ये भी तो क्या है, केमिकल से, बायोमोलिक्यूल से, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट को हम लोग बोल देते एनर्जी फूड। क्या बोलेंगे, एनर्जी फूड, मींस इनका काम किस में है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। हम लोग कार्बोहाइड्रेट किस लिए खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट खाएंगे उसका ब्रेक डाउन करेंगे किसमें, ग्लूकोज में, और उससे क्या बनाएंगे, एनर्जी। तो इनका काम किस में है, एनर्जी प्रोवाइड करने में, ठीक। तो इनको हमने बोल दिया एनर्जी फूड बोल दिया। और कुछ होंगे जैसे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन को हमने बोल दिया, प्रोटीन का मेन काम क्या है, बिल्डिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्डिंग फूड। बिल्डिंग फूड का मतलब जो प्रोटीन है वो हेल्प करेगा हम लोगों का मसल्स फॉर्मेशन वगैरह में, तो इसको हमने क्या बोल दिया, बिल्डिंग फूड बोल दिया। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड क्या हो गया, हेरिडिटी मटेरियल बोल देते, हेरिडिटी केमिकल बोल देंगे उसको, है ना। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए जो रहेगा वो किससे बना होता, न्यूक्लिक एसिड से। तो न्यूक्लिक एसिड का अपना अलग फंक्शन हो गया, है ना। तो जितने भी केमिकल्स होंगे, मींस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे सभी किससे बने रहेंगे, केमिकल से, और वो केमिकल स्मॉल हो सकते, बिग हो सकते, साइज कैसा हो सकता है उनका अलग हो सकता, क्लासेस भी क्या हो सकती, अलग हो सकती, और फंक्शन भी क्या है उनका सबका अलग अलग होता। क्लियर इतना। अब देखो ये जो केमिकल्स हैं ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं,
जितने भी केमिकल्स हैं, जैसे अभी बात किया कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट जब खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को क्या फॉर्म करना, एनर्जी। तो इस कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करेंगे और किस में ब्रेक हो जाएगा, ये ग्लूकोज में, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो गया, ग्लूकोज में, ठीक है। अब ग्लूकोज से का हम लोग फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे और इससे बनाएंगे एनर्जी। पढ़े हैं हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन वगैरह, है ना। पहले क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा, इसको पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, फिर क्रेब्स साइकिल, और उससे क्या बनेगा, अपना एनर्जी बनेगा, ठीक है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है, जब भी हम लोगों का ग्लूकोज, हम लोगों के बॉडी में जब ग्लूकोज ज्यादा अमाउंट में होगा तो उसको हम लोग स्टोर कर लेते इमरजेंसी फूड के फॉर्म में। जैसे प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो फोटोसिंथेसिस से क्या बनता, ग्लूकोज बनता, और उस ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर कर लेता, स्टार्च के फॉर्म में। वैसे ही जितने भी एनिमल्स होंगे उनके अंदर जब ग्लूकोज ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्लाइकोजन, ठीक है। तो जितने भी केमिकल्स हैं, साइज अलग हो सकता है, इनका फंक्शन अलग है, क्लासेस भी अलग हैं, और साथ ही साथ ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, है ना, ठीक। तो क्या है, फंक्शन भी अलग है और कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो वही बात करिए कि जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में ब्रेक हो सकता, सॉरी ग्लूकोज में, ग्लूकोज से क्या बना सकते हैं हम लोग, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो सकता, है ना। तो ये सब क्या है, आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, ठीक। तो इन्हीं सभी इंटर कन्वर्जिबल रिएक्शन को हम लोग बोल देते मेटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मतलब हम लोगों के अंदर कई सारे मेटाबॉलिक या केमिकल रिएक्शन चलती हैं। उन केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि जो केमिकल्स हैं या जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो उन्हीं इंटरचेंजेबल रिएक्शन को या इंटर कन्वर्जिबल रिएक्शन को हम लोग बोल देंगे मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है ये हम लोगों के अंदर एक दो चलती है, हजारों के नंबर में चलती। तो हम लोग के बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन रन करेंगी एक साथ एक लिविंग बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है हम लोगों के बॉडी के अंदर, इन्हीं सभी केमिकल रिएक्शन को मिलाकर के हम लोग बोल देते मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो क्या है, द सम टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मीन्स ये जितने भी रिएक्शन हैं जो हम लोग के बॉडी के अंदर रन कर रहे हैं, इन्हीं सभी को हम लोग क्या बोल देते, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब देखो हम लोग बोलते हैं कि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती वो सब किसके अंदर होंगे, लिविंग बॉडी के अंदर। किसके अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर। मीन्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी को या मेटाबॉलिज्म को शो नहीं करता, ठीक है। लेकिन जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसको हम लोग आउटसाइड द बॉडी, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या देखो फिर, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। मीन्स जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होंगे उनके अंदर मेटाबॉलिज्म देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे हम लोग बात करें, ठीक है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि मान लीजिए ये क्या है, कुछ सैंड पार्टिकल हैं, रेत पड़ी है ना, बालू के पार्टिकल है कुछ। अब ऐसा तो कभी देखने को नहीं मिलेगा कि ये बालू एक रात के बाद किस में चेंज होगी, पत्थर में, है ना, या ये जो पत्थर था वो किस में चेंज हो गया, बालू में, है ना। या फिर ऐसा बोल लें कि मान लीजिए हम लोग बूंदी जो देखते ना, ये मान लीजिए बूंदी है ना। अब बूंदी को हमने एक बर्तन में रखा रात में और सुबह वो बूंदी से क्या बन जाए, लड्डू बन जाए, है ना। तो ऐसा होता, ऐसा नहीं होता, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होंगे उनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी रन नहीं करेगा, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होंगी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। फिर क्या है, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब्स नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। मतलब ये है कि देखो हम लोग किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कल्चर मीडियम में, इन विट्रो मीडियम में परफॉर्म कर सकते हैं। परफॉर्म करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक अपन ने टेस्ट ट्यूब लिया,
क्या लिया? टेस्ट ट्यूब। अब इस टेस्ट ट्यूब में डाला हमने कार्बोहाइड्रेट, क्या डाला? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट डालने के बाद इसमें हमने एक एंजाइम ऐड कर दिया, उस एंजाइम का नाम था एमाइलेज। क्या था? एमाइलेज। तो अब एमाइलेज का काम है कि इस कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करना? ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट करना? ग्लूकोज में। ठीक है, तो हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल को, मतलब हम बोल दें जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम लोग बॉडी के बाहर रन तो कर सकते हैं, लेकिन इस रिएक्शन को ना तो हम लोग लिविंग बोलेंगे और ना ही नॉन लिविंग बोलेंगे। ठीक है, मतलब ये जो टेस्ट ट्यूब है ये लिविंग थोड़ी ना हुआ, ये कोई लिविंग थिंग थोड़ी ना है। अब देखो, लिविंग थिंग कहने का मतलब कोई भी वस्तु को हम लोग जीवित नहीं बोल सकते, या तो लिविंग होगा या फिर नॉन लिविंग होगा। लिविंग थिंग जैसा टर्म नहीं होता बायोलॉजी में। ठीक है, तो हम लोग जो भी केमिकल रिएक्शन हमने इन विट्रो मीडियम में रन करी है ना, तो उसमें क्या हुआ? देखो, हमने कार्बोहाइड्रेट को आर्टिफिशियली कुछ एंजाइम की हेल्प से किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लूकोज में। है तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, लेकिन कहां पर हुई? आउटसाइड द बॉडी, मींस इन विट्रो मीडियम में, आर्टिफिशियल मीडियम में। ठीक है, तो उस रिएक्शन को जो हमने कहां पर परफॉर्म कराया? टेस्ट ट्यूब के अंदर। ना तो उसको लिविंग बोल सकते और ना ही नॉन लिविंग बोल सकते। मतलब इस टेस्ट ट्यूब ना तो लिविंग है और ना ही वो लिविंग नहीं है। लिविंग है क्या? नहीं है ना। लेकिन ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग लिविंग रिएक्शन बोल सकते नहीं है। वैसे समझिए, मतलब ये है कि जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होंगे वो कभी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन को शो नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग आर्टिफिशियली ग्लूकोज को हम लोग पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं लेबोरेटरी वगैरह में, या कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से? एंजाइम्स की हेल्प से। तो ये जो रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन तो कैसी है? लिविंग रिएक्शन है। लेकिन जिस मीडियम में हो रही वो जो, या किसी बर्तन में हो रही वो बर्तन कैसा है? लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो बर्तन तो कैसा है? नॉन लिविंग है कि नहीं? लेकिन जो रिएक्शन है वो क्या होगी? लिविंग रिएक्शन बोलेंगे उसको। ठीक है, मतलब अगर हम लोग बिना किसी एंजाइम्स की हेल्प से मान लो टेस्ट ट्यूब में कार्बोहाइड्रेट भर दिया, तो कार्बोहाइड्रेट अपने आप नहीं टूट पाएगा किसमें? ग्लूकोज। ठीक है, तो जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होंगे वो कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को शो नहीं करता। ठीक है, लेकिन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे सभी शो करेंगे किसको? मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म को हम लोग डिफाइनिंग फीचर बोल सकते, लिविंग का कि नहीं बोल सकते, है ना। तो मेटाबॉलिज्म क्या होगा? डिफाइनिंग फीचर होगा किसका? लिविंग का, विदाउट एक्सेप्शन। ठीक है, मतलब मेटाबॉलिज्म हम लोगों को केवल और केवल किसके अंदर देखने को मिलेगा? लिविंग सेल के अंदर। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म क्या हो गया? डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग। ठीक है, तो इतना याद रखना कि हम लोग जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे कहां पर? इन विट्रो मीडियम में, तो वो ना तो लिविंग कहलाएगा और ना ही नॉन लिविंग। मतलब ये जो टेस्ट ट्यूब है, ना तो इसको अभी हम लोग लिविंग बोल सकते और ना ही इसको क्या बोल सकते? लिविंग, है ना। लेकिन ये जो रिएक्शन है, टेस्ट ट्यूब तो कैसा हो गया? नॉन लिविंग हो गया। लेकिन ये जो रिएक्शन है जो इसके अंदर रन कर रही, मान लो कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक हो रहा? ग्लूकोज में। ये रिएक्शन कैसी हो गई? लिविंग रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है एक कितने टाइप का होता। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म में हम लोग देखते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है ये होगा दो टाइप का। एक होगा एनाबॉलिक या एनाबॉलिज्म बोल दो, एक को बोल दो कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अब देखो A4 सिंपल से याद रखना, एडिंग। एडिंग मतलब जोड़ना। ठीक है, तो एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होगा? हम लोग स्मॉलर मॉलिक्यूल से क्या बनाएंगे? लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, मतलब जैसे ग्लूकोज है, क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट कर किया किसमें? ग्लाइकोजन में। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? एनाबॉलिक का। किसका? एनाबॉलिक प्रोसेस का।
ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, देखो ग्लूकोज क्या है, एक टाइप का मोनोमर होता। अब इसमें क्या होगा, मान लो एक ग्लूकोज है, ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जोड़ जोड़ के हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लाइकोजन में। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एनाबॉलिज्म का। या फिर हम लोग मान लो प्लांट में देखें कि जो प्लांट होते वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का हम लोग को पता है कि ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से क्या बनाएंगे, फूड बनाते, है ना। तो ये जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है ये क्या है, एनाबॉलिक है कि कैटाबॉलिक, तो ये भी क्या हो गई, एक एनाबॉलिक एक्टिविटी हो गई। इसमें क्या हो रहा कि जितने भी स्मॉलर सब्सटेंसेस हैं उनको जोड़ जोड़ करके क्या बना रहे हैं अपन, एक लार्ज सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो फोटोसिंथेसिस की बात करें या ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना, ये सब किसके एग्जाम्पल है, एनाबॉलिक के। फिर आता हम लोगों का कैटाबॉलिक, और अब इतने वर्ड को देखो, है ना। कैटाबॉलिज्म का सिंपल सा मतलब है, यहां पर देखोगे तो काटने से, है ना, कैट, है ना, कैट ना पढ़ के हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, काट। और काटने का मतलब क्या है, जो लार्ज मॉलिक्यूल होंगे उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ करके क्या करेंगे, नया मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। अब इसका हम लोग जब डाइजेशन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक हो जाता, ग्लूकोज में, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में ब्रेक होना क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एनाबॉलिक की कैटाबॉलिक। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, कैटाबॉलिज्म का, है ना। या फिर हम लोग ऐसा बोले कि जब हम लोग रेस्पिरेशन करते तो ग्लूकोज को हम लोग ब्रेक करेंगे किसमें, एनर्जी में। ग्लूकोज से क्या बनाते, एनर्जी, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा, ग्लूकोज टूट रहा ना, तो टूटने को ही तो हम लोग क्या बोल देंगे, कैटाबॉलिज्म, ठीक। और ये जितनी भी एक्टिविटी है, चाहे वो एनाबॉलिक हो चाहे कैटाबॉलिक, ये सब के सब किसके अंदर रन होंगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इस वजह से ये जो मेटाबॉलिज्म होगा इसको हम लोग विदाउट एक्सेप्शन बोल देते हैं डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग्स। मीन्स मेटाबॉलिज्म केवल और केवल किसके अंदर देखने को मिलेगा, लिविंग के अंदर। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म को शो नहीं करते, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग्स। फिर आता अपना कॉन्शियसनेस, क्या आएगा, कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस मतलब समझते हैं, कॉन्शियसनेस का मतलब होता रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई या स्टिमुलस, ठीक है। स्टिमुलस मतलब क्या है कि कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंजेस, ठीक है, जिससे कि हम लोग क्या हो जाए, स्टिमुलेट हो जाए, हम लोग के बॉडी के अंदर कोई चेंजेस आ जाए, उसी को क्या बोल देंगे हम लोग, स्टिमुलस। ये सिंपल सा है, हम लोग को मच्छर काटने आता है ना, जैसे ही हम लोग को मच्छर काटेगा हम उसके रिस्पॉन्स में क्या करते, उसको मार देते नॉर्मली, है ना। अब देखो, अब वो डिपेंड करता हम लोगों के ऊपर, हम लोग किस टाइप के ह्यूमन हैं। अब तुम्हारा मन कर सकता कि ये जो मच्छर है वो एक्चुअल में क्या होता, मच्छर नहीं, है ना। तुम उसका एक एक पंख भी तोड़ सकते, है ना, फिर उसका पैर भी तोड़ सकते, वो अपना अलग अलग रिस्पॉन्स है। तुम लोग रिस्पॉन्स किस तरीके से देना चाह रहे, है ना। तो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर सराउंडिंग्स एंड रिस्पॉन्ड टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, ठीक है। जैसे आप देखो कोई भी चेंजेस हो रहा हम लोगों के एनवायरमेंट में, ठीक है, उस एनवायरमेंट के में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अगेंस्ट हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे विंटर के टाइम पर हम लोग को सर्दी लगने लग गई तो हम लोग क्या करने लगता है, स्वेटर वगैरह पहनने लग जाते, तो ये भी क्या है, एक टाइप का स्टिमुलस है कि नहीं। किसी ने तुम्हें पिन चुभोया, हाथ तुमने पीछे कर लिया, ये भी क्या है, एक टाइप का स्टिमुलस है ना। या फिर कभी हम लोग चाय पीते, चाय गिर जाती, हम लोगों को गर्म लगता, हम हाथ अलग कर लेते, ये सब क्या है, स्टिमुलस है ना। तो हम लोगों के पास एबिलिटी है कि हमारे चारों तरफ हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन सभी चेंजेस के अगेंस्ट हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या हम लोग हो,
सभी के अंदर एनवायरनमेंट को सेंस करने की एबिलिटी होती है। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस क्या हो गया? एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। फिर है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, ऑल ऑर्गेनिज्म, चाहे वो क्या हो, प्रोकैरियोट्स हो और चाहे हम लोग हो, मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स। ठीक है, सभी के अंदर क्या है? एबिलिटी है कि वो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को सेंस कर सकता और रिस्पॉन्ड कर सकता। ठीक है, देखो हम लोग को तो चलो समझ में आता कि हम लोगों के पास नर्वस सिस्टम है ना, तो हम लोगों को पता चल जाता कि हम लोगों के चारों तरफ कौन सी चीजें हो रही और उसके अगेंस्ट हम लोग क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मान लो बैक्टीरिया है ना, तो उसको कैसे पता चलता? क्योंकि उसके पास नर्वस सिस्टम तो है नहीं, है ना, तो उसके सेल्स के पास एबिलिटी है कि वो अपने सराउंडिंग्स में कौन कौन से मतलब क्या क्या हो रहा है उसके सराउंडिंग में, उन सबको क्या कर सकता? सेंस कर सकता। जैसे अभी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में, जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे हम लोग देखते थे कि देखो मान लीजिए ये अपना क्या है, चलो यहां ये मान लीजिए पानी है और यहां पर हमने डाल दिया एक ग्रीन एल्गी। क्या डाला? ये अपना कोई ग्रीन एल्गी है। ठीक है, और यहां पर प्रेजेंट है अपने एरोबिक बैक्टीरिया इस कोने पर। ठीक है, अब यहां से अपन ने डाली लाइट। क्या? लाइट। ठीक है, और लाइट में अपन ने देखे हैं कौन कौन से कलर होते, बिबिग्योर करके। ठीक है, और जो फोटोसिंथेसिस होगी वो कौन से कलर में ज्यादा होती? तो रेड कलर में। ठीक है, तो अभी देखो इसमें क्या होगा, तो जैसे ही हम लोग लाइट डालेंगे और ये जो एल्गी होगा, ग्रीन एल्गी होगा, इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है वो कहां पर शिफ्ट होने लगेंगे? रेड लाइट साइड। क्यों शिफ्ट होने लग जाते? क्योंकि जहां पर रेड लाइट ज्यादा आ रही वहां पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है ना, मतलब वहां पर क्या हो रही? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में क्या रिलीज होता? ऑक्सीजन। क्या रिलीज होता? ऑक्सीजन। और ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया सब कैसे हैं? एरोबिक बैक्टीरिया है। कैसे? एरोबिक बैक्टीरिया। मीन्स इनको जिंदा रहने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन की, है ना। तो जैसे ही यहां पर फोटोसिंथेसिस होगी, ये जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे किस साइड? रेड लाइट साइड, या जहां पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही। तो इनको कैसे पता चलता कि कहां पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही? तो मतलब इनके पास भी क्या है? एनवायरनमेंट को सेंस करने की एबिलिटी है ना। तो चाहे वो कोई यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट हो या एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट हो, सभी एनवायरनमेंट में जो भी एनवायरमेंटल जो भी स्टिमुलाई है, सभी के अगेंस्ट क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, चाहे वो हम लोग हों और चाहे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, फिर क्या है? अब देखो, फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इज सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मीन जितने भी सीजनल ब्रीडर होते उन सभी में फोटो पीरियड का इंपॉर्टेंट रोल होता। ठीक है, मतलब लाइट की क्वांटिटी का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है किसमें? सीजनल ब्रीडर में, है ना। तो अपन ने देखा, देखो जो चाहे वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट हो वो भी क्या करेगा? रिस्पॉन्स देगा, मतलब उसमें भी कॉन्शियसनेस होगा। और चाहे एक मल्टी सेलुलर या मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट हो, सभी के अंदर क्या है? एनवायरनमेंट को सेंस करने की एबिलिटी होती है ना। प्लांट भी तो रिस्पॉन्स देंगे स्टिमुलस के अगेंस्ट, भले ही वो एक जगह से चल के दूसरी जगह नहीं जा पाते, लेकिन उनमें आप रिस्पॉन्स का तरीका उनका अलग होता है ना। जैसे अपन ने देखो 10th में भी पढ़ा था कि हमेशा जो स्टेम है वो केवल किस डायरेक्शन में जाएगा? सन की डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? सन की डायरेक्शन में ही मूव करेगा। जिस साइड से लाइट आएगी उसी डायरेक्शन में मूव करता। उसके लिए हमने देखा था, मान लीजिए अपने कोई गमला है, इसमें अपन ने प्लांट लगाया था और इस गमले को अपन ने टेढ़ा कर दिया था, मतलब पहले सीधा था उसको तिरछा कर दिया, है ना। तो अब देखो जो स्टेम है, अगर इसको लाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये सीधे मूव करता जाता ना। लेकिन हम लोगों को क्या देखा कि ये जो स्टेम है वो
किस साइड मूव करने लग गया? ऊपर साइड। क्यों करने लग गया? क्योंकि लाइट कहां से आ रही? ऊपर साइड से, है ना। तो ये जो प्लांट हैं ये किसको शो कर रहे हैं? फोटोट्रोपिज्म को। मीन्स ये लाइट के रिस्पॉन्स में क्या करेंगे? ग्रोथ करेंगे, है ना। और तुमने दूसरा प्लांट भी सुना है, एक अपन ने 10th में यही पढ़ा, मिमोसा पुडिका, पढ़े हैं कि मान ली चलिए ऐसे बनाए ले रहे, ये क्या है? लीफ है किसकी? मिमोसा पुडिका की, मतलब छुई मुई प्लांट जो सुने अपन, छुई मुई, उसकी क्या है? पत्तियां हैं, है ना। तो जब भी हम लोग इसको टच करते, इस मिमोसा पुडिका की लीफ को टच करेंगे, वो क्या करने लग जाती? लीफ बेंड करने लग जाएंगे, ये अब मुरझाने लग जाएंगे, है ना। तो ये भी क्या है? एक टाइप का रिस्पॉन्स तो है। हमने उसको स्टिमुलस दिया, उसने अपनी लीफ को क्या कर लिया? बंद कर लिया। होता कि नहीं होता? ठीक है। या फिर हमने सुने हैं कि जो सनफ्लावर होता है ना, वो सन की डायरेक्शन में ही मूव करता रहता। जैसे मान लो उधर से लाइट आ रही तो पहले ऐसे रहेगा, और फिर जैसे ही लाइट मूव करती जाएगी, सन मूव करेगा, वैसे वैसे वो सनफ्लावर भी क्या होता रहता? मूव करता रहता, है ना। तो सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट हो, चाहे हम लोग हो या प्लांट हो, सभी के पास एबिलिटी है कि वो जो भी एनवायरमेंटल स्टिमुलाई होगा उसके अगेंस्ट क्या करेगा? स्टिमुलस देगा, ठीक है। अब वो जो स्टिमुलाई है वो फिजिकल भी हो सकते हैं, है ना, केमिकल भी हो सकते हैं। फिजिकल का मतलब टेम्परेचर, लाइट वगैरह कुछ भी हो सकता है ना, और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या है? स्टिमुलाई है, और इन सभी स्टिमुलाइज के अगेंस्ट जो लिविंग होंगे वो क्या करेंगे? रिस्पॉन्स देंगे। क्लियर इतना? ठीक। लेकिन अब बोला गया कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब है कि वो अपने क्या बोल सकते हैं कि जो वो क्या करेगा? अपने बारे में सोचेगा। कि मान लीजिए वो कोई भी काम कर रहा है तो वो उसके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि लोग क्या कहेंगे, है ना। मतलब वो क्या करेगा? अपनी बहुत ज्यादा अपन को लेकर के बहुत ज्यादा क्या रहेगा? कॉन्शियस रहेगा, है ना। मतलब हम लोग देखो सुबह सुबह उठ के नहा के आएंगे, है ना, पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन कभी भी देखो जो गाय भैंस वगैरह है उनको मतलब रहता नहाने धोने से, है ना। ना तो उनको कभी कटिंग कराने जाना, ना उनको कभी पढ़ाई से मतलब। देखा क्या भैंस को? वहीं पर खाएगी, वहीं पर पड़ी रहेगी गोबर में, है ना। कभी वो तो नहीं जाती ब्यूटी पार्लर, है कि नहीं, कि भाई साहब थोड़ा सा हमारे हेयर वगैरह ठीक कर दो, है ना। मतलब ये जो एबिलिटी है वो किसके अंदर देखने को मिलेगी अपन को? केवल और केवल ह्यूमन के अंदर। कौन सी पावर? सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। लेकिन जो कॉन्शियसनेस है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करेगा। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा सभी के अंदर कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा। मीन्स वो इन्वायरमेंट में जो भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई होंगे उनके रिस्पॉन्स में क्या करेगा? कोई ना कोई रिस्पॉन्स देगा। क्लियर? तो जो कॉन्शियसनेस है ये भी क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसकी? लिविंग की। मीन्स जितने भी लिविंग होंगे सभी रिस्पॉन्स करेंगे किसके अगेंस्ट? स्टिमुलाई के अगेंस्ट। क्लियर? हाँ। अब लेकिन देखिए ये केस में मीन्स हम लोग कॉन्शियसनेस के बिहाफ पर, ह्यूमन के केस में, कि कॉन्शियसनेस के बिहाफ पर हम लोग लिविंग स्टेट को आइडेंटिफाई कर सकते कि नहीं कर सकते। वैसे देखो जितने भी लिविंग है सभी का डिफाइनिंग फीचर क्या है? कॉन्शियसनेस, ठीक है। एनसीईआरटी ऐसा बोलती है। लेकिन जब भी हम लोग बात करें कोमा का जो पेशेंट होता, देखोगे कोमा का जो पेशेंट होता मतलब पूरा का पूरा उसका जो बॉडी है वो किसके सपोर्ट में रहेगा? मशीन से। मीन्स उसको पूरा का पूरा न्यूट्रिशन वगैरह सब किससे पहुंचना है? मशीन वगैरह से, ऑक्सीजन वगैरह भी, सब चीजें। मतलब उसको अपने चारों तरफ क्या हो रहा उसको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। मतलब उनको वो महसूस ही नहीं कर सकता, ठीक है। तुम उसको सुई चुभो तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो तुम हाथ उठा के तुम्हें कंटाप मार देगा, है ना। तो मतलब उसका ये है कि जो कोमा का पेशेंट होता, ठीक है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस देखने को नहीं मिलती। तो हम लोग ह्यूमन के केस में
कॉन्शियसनेस के बिहाफ पर लिविंग स्टेट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, ठीक है। लेकिन कोमा के पेशेंट को छोड़ करके हम लोग देखें कि जो कॉन्शियसनेस है सभी लिविंग के अंदर देखने को मिलती है। तो जो कॉन्शियसनेस है इसको हम लोग बोल देते हैं डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग्स। क्या बोल देंगे? डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग्स, ठीक। तो इस चैप्टर में देखो हमने देखा कि 4 टाइप के पढ़े। एक और होगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मींस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे सभी के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, मींस सेल से मिलके बने रहेंगे, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर, और सभी के अंदर क्या होंगी? मेटाबॉलिक एक्टिविटी होंगी। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी याद रख लेना, ठीक है। तो हम लोगों ने देखो 4 पढ़े, ग्रोथ पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा, मेटाबॉलिज्म पढ़ा, कॉन्शियसनेस। तो इसमें से कौन कौन से डिफाइनिंग फीचर हैं? तो कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म लिविंग के डिफाइनिंग फीचर होंगे, और साथ ही साथ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे तो बहुत से हैं, होमियोस्टेसिस वगैरह भी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।